सरदार उधम सिंह जी के बारे में मैं क्या ही कहूँ, एक अनसंग हीरो हैं और इन अनसंग हीरोज को याद रखना चाहिए, उनके बारे में बात करनी चाहिए, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। एकदम सूफी आदमी है वो, उनके लिए सिनेमा है और सिनेमा उनके लिए उनका एक्सप्रेशन है। तो आप जो स्कार देख रहे हो वो जेन्युइनली वो चोट लगी थी, 13 स्टिचेस लगे थे, तो उसका स्कार है। आउट एंड आउट रोमांटिक और गाना गाते हुए नहीं देखूंगी, डांस करते हुए तुमको दिखूंगा। एक फिल्म तो की करेगा। उसमें इतना डांस किया है मैंने, इतना नाचा हूँ। वो देखा मैंने कपिल शर्मा शो पे, तुम्हारी बदमाशी और लड़कियां जो तुम पे एकदम फिदा हो रही थी। उसमें मेरी बदमाशी क्या थी? तुम भी तो मजा ले रहे थे, मैंने देखा संडे को। अरे मैं क्या लोग नहीं कह रहे हैं, आप ही के मित्र कह रहे हैं। तो कब, लेकिन असली में कब करोगे? करेंगे, जल्दी करेंगे, उसका भी टाइम आएगा। सरदार उधम सिंह जी के बारे में मैं क्या ही कहूँ, एक अनसंग हीरो हैं हमारे देश के इतिहास से, जिनके बलिदान का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे देश के इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए। और कहीं ना कहीं ज़रूरी है हम सबके लिए ऐसे शूरवीरों की कहानियों को ज़िंदा रखना आज के दौर में और आने वाले दौर के लिए। तो ये सुजीता की, रॉनी सर की मेरी एक छोटी सी एफर्ट है कि इस कहानी के ज़रिए हम उनको ज़िंदा रख सकें। सिर्फ उधम सिंह जी नहीं, देखिए भारती जी, 200 साल ब्रिटिशरों ने हम पे राज किया है। उसमें पहले बार जब कोई रिवोल्ट हुआ था वो 1857 में हुआ था, फिर हमें 90 साल लग गए 1947 में जाके आज़ादी मिली। उन 90 सालों में इतने लोगों ने अपना खून दिया है, अपना बलिदान दिया है, अपनी जान दी है, तब जाकर हमें ये इंडिपेंडेंस मिली है। और आज जब हम ये फ्री डेमोक्रेटिक इंडिया में रह रहे हैं, हम कई बार उसकी ग्रेविटी को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और टाइम दर टाइम, जैसे साल दर साल, दशक दर दशक जा रहे हैं, हम उस ग्रेविटी को थोड़ा कहीं ना कहीं खोते चले जा रहे हैं। हमें और इन अनसंग हीरोज को याद रखना चाहिए, उनके बारे में बात करनी चाहिए, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो सिर्फ उधम सिंह जी नहीं, जितने ऐसे कहानियां हैं जो हम कुरेद के भी अगर निकालना पड़े, हम निकाल कर उन्हें अपने हिस्ट्री बुक्स में डालें, उनके बारे में विस्तार में बात करें, क्योंकि हमारी पहचान, हमारी जो मीटिंग होती है हिस्ट्री के साथ, वो एज चिल्ड्रन हमारी स्कूल में होती है। हमारा पहला इंट्रोडक्शन हिस्ट्री में वहीं होता है। तो बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आज सरदार उधम सिंह जी के बारे में एटलीस्ट हमने जो पढ़ाई की थी उसमें तो जब जलियांवाला बाग का मेंशन होता है तो कहीं ना कहीं एंड में ये लिखा आता है कि सरदार उधम सिंह जी थे एक पंजाब से, जिन्होंने इसका बदला लंदन जाकर लिया था। उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन कहीं ज़्यादा है नहीं। फिर आप अगर डिटेल में जाएंगे, हिस्ट्री बुक्स छांटेंगे, उसमें जाके फिर आपको शायद उनकी इम्प्रिजनमेंट में जो उन्होंने लेटर्स लिखे थे, उनके कोर्ट ट्रायल्स के जो उनके स्पीचेस थे, वो बाहर आपको निकलेंगे। तो उसके लिए आपको बहुत ढूंढना पड़ता है, बट दे शुड बी इजीली अवेलेबल, ताकि हमको हमारे हीरोज के बारे में पता हो। एकदम सूफी आदमी है वो, उनके लिए सिनेमा है और सिनेमा उनके लिए उनका एक्सप्रेशन है। उनके लिए जैसे वो ऐसा नहीं है कि उनके लिए सिनेमा ही वो जीवन और मृत्यु वाला ये है, वो उतना ही प्यार स्पोर्ट्स से करते हैं। वो एक्चुअली स्पोर्ट्समैन है। वो फुटबॉल से जितना प्यार करते हैं वो शायद सिनेमा से भी नहीं करते। तो और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो कलकत्ते रहते हैं, वो बंबई रहते ही नहीं है। वो अपने परिवार के संग कलकत्ते रहते हैं, महीने में 10 दिन के लिए आते हैं, काम करते हैं और फिर चले जाते हैं कलकत्ते। वो मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, खाना पकाते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, लिखते हैं, पिक्चरें बनाते हैं। तो बहुत ही मतलब उनसे मैं एज अ क्रिएटिव पर्सन से ज्यादा ना, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। मुझे लगता है कि आई वांट टू ग्रो ओल्ड लाइक सुजीत दा, जो जिनका ना सेंटर हमेशा रहता है उनका। वो आप देख लेंगे जब भी आप वो बात भी करेंगे उनसे, तो बिल्कुल सटीक बातें करते हैं। जो बातें ऐसे ही जो होती है ना, हवा में कोई बात नहीं होती उनकी, तो द पॉइंट रहता है। और जो वो बोलते हैं उसका मतलब उन्हें पता होता है क्या बोल रहे हैं, और बहुत स्पष्ट बात करते हैं। तो आई थिंक वो जो क्लैरिटी है, वो उनके अंदर जो एक सिस्टम पूरा क्लियर चल रहा है, वहां से आती है। और वो उनकी पिक्चरों में भी दिखती है कि जो वो दुनिया क्रिएट करते हैं, जो वो किरदार क्रिएट करते हैं, वो बहुत रियल होता है। आपको लगता है वो दुनिया आप छू सकते हो, वो घर को आप सूंघ सकते हो,
इस किरदार से आप रिलेट कर सकते हैं। तो और उनका एक मूड होता है पिक्चर जब आप देखते हो, और पिक्चर का उसका एक अपना मूड होता है। उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिला, नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट ऑल्सो एज अ ह्यूमन बीइंग, कि हाँ यार ऐसी भी एक जिंदगी हो सकती है जिनको देख के सचमुच लगता है कि यार ये भाग नहीं रहे हैं, ये किसी रैट रेस में नहीं है, ये अपने एक सेंटर को पकड़कर चल रहे हैं। वेरी सरप्राइजिंगली, वेरी फैसिनेटिंगली सिमिलैरिटी है, क्योंकि उनकी फिल्में बहुत अलग लगती है, बट एज मेकर्स उनमें बहुत सिमिलैरिटी है। और सबसे मेन सिमिलैरिटी ये है कि दोनों दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एडिटर्स, भारती जी, एंड व्हेन अ डायरेक्टर इज वेरी स्ट्रॉन्ग एडिटर ना, तो शूटिंग बहुत फास्ट होती है, क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली पता है कि क्या मुझे शूट करना है, क्या मुझे नहीं शूट करना, कितना मुझे किस टेक से क्या चाहिए। तो सेफ्टी शूट नहीं होता रहता, यू नो, एंड दे शूटिंग के दौरान ही उनकी एडिट चल रही होती है दिमाग में कि मैं ऐसे 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 इन चीज़ों को चिपका कर लोगों तक पहुंचानी है मुझे। तो वो एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है। और दोनों ही जब यू नो हम शूट कर रहे होते हैं, तो एक एक्टर को खुलने का, उस जगह को एक्सप्लोर करने का बहुत मौका मिलता है। मतलब वो कभी भी एक एक्टर सेट पे नहीं जाता कि हमने ये शॉट लगाया है, आपको यहाँ से यहाँ चलना है और ये करना है। हमेशा एक एक्टर जब सेट पे जाता है तो दोनों के ही सेट पे पहले डायरेक्टर के साथ जैम करके ये कि आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद कैमरा सेट होता है, उसके बाद उसके हिसाब से कोलैबोरेटिवली वो सीन को शूट किया जाता है। तो ये सिमिलैरिटीज हैं जो मेरे जहन में आ गई। नहीं करता हूँ अभी, तो वो दौर भी नहीं रहा। वो 90s में होता था कि स्टंट मैन वो क्या कहते हैं, बॉडी डबल बनते थे और एक्शन करते थे। हाँ, अनलेस मतलब आपको हेलीकॉप्टर से छलांग लगानी है और समंदर में कूदना है तो वो तो एक्सपर्ट ही कर पाएंगे। पर जो बेसिक एक्शन होता है, रॉ एक्शन होता है, वो आजकल सारे एक्टर्स खुद ही करना चाहते हैं, और डायरेक्टर्स भी वही चाहते हैं, और स्टंट मतलब एक्शन डायरेक्टर्स भी वही चाहते हैं कि वो रियल लगता है। फिर उन्हें कैमरा एंगल कोई ट्रिकी या वो यू नो छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे पर्सनली एक्शन करने में बहुत मजा आता है। मतलब मुझे पहली बार मौका उरी में ही मिला था और मुझे बहुत मजा आया था। तो मैं अभी भी देख रहा हूँ, मैं भूखा हूँ कि कुछ एक्शन करने का फिर से मौका मिले। नहीं, ये एक्चुअली मैं सरदार उधम शूटिंग शुरू होने से पहले, एक हफ्ते पहले मैं भूत की शूटिंग खत्म कर रहा था। वहां पे लगा था। तो हम गुजरात में अलंग जगह है जहाँ पे एक शिप ब्रेकिंग यार्ड है, तो वहां पे हम एक शिप पे शूट कर रहे थे और आखिरी दिन था शूटिंग का। और शिप पे क्या था, एक सीन था, मुझे बस दरवाजा खोल के बाहर भागना था, एक्शन भी नहीं था। और जब मैंने दरवाजा खोल के बाहर भागना चाहा तो दरवाजा पता नहीं कैसे टूट के मुझ पे गिर गया। तो यहाँ पर मेरे पूरा फट गया था और 13 स्टिचेस मुझे लगे थे। तो मैंने सुजीता को फोटो खींच के भेजी थी कि सर ये हो गया और 4 दिन में हमें रशिया में होना है, शूटिंग शुरू करनी है। तो उन्होंने कहा था कि अगर तबीयत वाइज अगर आप शूटिंग कर सकते हो तो फिर हम शूटिंग शुरू कर लेंगे, जो ये स्कार रहेगा फिर वो हम उधम सिंह में यूज कर लेंगे। तो आप जो स्कार देख रहे हो वो जेन्युइनली वो चोट लगी थी, 13 स्टिचेस लगे थे, तो उसका स्कार है। एक्चुअली मैम बहुत ऑर्गेनिकली हो रहा है। जैसे अगर आप देखें तो सैम बहादुर जो है वो मेरी कमिटमेंट कब की है, ये 2019 की कमिटमेंट है या 2020 की कमिटमेंट है। तब सरदार उधम की शूटिंग शुरू हो चुकी थी और ये कोविड के पहले की कमिटमेंट है। अब कोविड बीच में ऐसा आ गया कि मतलब अब वो जो तब की कमिटमेंट है वो अब जाके पूरी होगी जो हम शूटिंग करेंगे। तो आई थिंक जो टाइमलाइंस, और इस बीच मैंने इस साल भी 2 कॉमेडी फिल्म की शूटिंग शुरू कर ली है, खत्म कर दी है सॉरी, और भी पिक्चरें करूंगा। तो जब तक पिक्चरें जो इस ऑर्डर में रिलीज होंगी तब तक आई थिंक वो प्रभाव आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली तो ये मिक्स्ड बैग है। पर वो कई बार क्या होता है कि वो टाइमिंग ऐसी हो जाती है कि बैक टू बैक कौन सी फिल्म आए हमें भी नहीं पता होता। यू नो, शूटिंग किसी और ऑर्डर में होती है और फिल्में आती किसी और ऑर्डर में। बट जहां तक आती है सिलेक्शन की बात की, हाँ मेरा पर्सनल रुचि हमेशा एज एन ऑडियंस भी ये रहा है कि जहां भी मुझे पता लगता है कि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है तो मैं भी बड़ा एक्साइटेड होता हूँ उस कहानी को जानने के लिए। वही चीज हुआ था उरी के साथ, वही चीज हुआ सरदार उधम के साथ और सैम बहादुर के साथ भी। एंड इरिस्पेक्टिवली ऑफ दैट ऑल्सो ये ऐसी कहानियां हैं ऐसे लोगों के बारे में जिन्हें मतलब जब मैं सुनता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ये सचमुच ऐसे लोग थे।
तो और प्लस ये फिल्म मेकर्स बहुत कमाल फिल्म मेकर्स हैं, चाहे वो सुजीत सरकार हो चाहे मेघना गुलजार हो। तो इट इज टू मच टू मिस, आप जाने नहीं दे सकते जस्ट बिकॉज कि ये सारी पेट्रियोटिक फ्लेवर की हैं। ये बहुत अच्छी कहानियां हैं, बहुत अच्छे फिल्म मेकर्स हैं, और इसलिए मैं इनसे जुड़ना चाहता हूँ। आउट एंड आउट रोमांटिक और गाना गाते हुए नहीं दिखूंगी, डांस करते हुए तुमको दिखूंगा, कब दिखोगे? वो इस साल मैंने शूटिंगें खत्म कर ली है, तो वो जब आएंगी तब आपको दिखेंगे। अरे अब आप देखो, एक फिल्म तो की उसमें इतना डांस किया है मैंने, इतना नाचा हूँ। लेले में? हाँ, इसमें कौन सी वाली फिल्म है ये? फिल्म में शशांक वाली फिल्म लेले। अब वो अब इतने डिटेल में मैं अभी नहीं बात कर पाऊंगा, मुझे बड़े डंडे पड़ेंगे। वो देखा मैंने कपिल शर्मा शो पे, तुम्हारी बदमाशी और लड़कियां जो तुम पे एकदम फिदा हो रही थी। उसमें मेरी बदमाशी क्या थी? तुम भी तो मजा ले रहे थे, मैंने देखा संडे को। अरे मैं क्या लड़की गाना गा रही है, मैं तो सिर्फ सुन रहा था, उसमें क्या मजे ले रहा था। लोग नहीं कह रहे हैं, आप ही के मित्र कह रहे हैं। तो कब, लेकिन असली में कब करोगे? करेंगे, जल्दी करेंगे, उसका भी टाइम आएगा। शुरू में हम करते थे, जब हम ऑडिशनों के धक्के खाते थे और ऑडिशंस के लिए जाया करते थे, तो कई बार हमें स्क्रिप्ट भेज दी जाती थी और कहते थे घर से ही रिकॉर्ड करके भेज दो आप, तो हम एक दूसरे के कैमरामैन बन जाते थे। अगर उसे कोई ऑडिशन करना है तो मैं कैमरा पकड़ के खड़ा हो जाता था, अगर मुझे कुछ करना है तो सनी शूट कर लेता था। तो हम एक दूसरे के ऑडिशंस भी शूट करते थे, और एक दूसरे को फिर ऑडिशंस जब करते थे तो वो मुझे बोलता था कि कहाँ मैं बेटर हो सकता हूँ, मैं उसके ऑडिशन शूट कर रहा हूँ तो मैं थोड़ी सी टिप्पणी दे देता था कि अच्छा ऐसे ट्राई कर लेते हैं, वैसे ट्राई कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हम दोनों ने की है, तो अभी जब मौके मिल रहे हैं, पिक्चरें मिल रही हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। देवर ओके विद इट एज लॉन्ग एज हमारे कारण सही थे, क्योंकि उन्हें एक चीज नहीं चाहिए थी कि हम इस वजह से आए क्योंकि हमारे पापा इंडस्ट्री में है तो हमारा कुछ भला हो जाएगा और हमें काम आसानी से मिल जाएगा। तो पापा मम्मी का ये था कि अगर तुम वो सोच के साथ आ रहे हो तो बिल्कुल नाकामयाब रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। और मतलब वो बहुत ही गलत सोच है इस इंडस्ट्री को एंटर करने के लिए, क्योंकि वो मतलब उनका सिर्फ ये था कि तुम सिर्फ चकाचौंध देखकर तो नहीं आ रहे ना, तुम्हें सचमुच ये करना है तो आओ, इससे और खूबसूरत इंडस्ट्री कोई नहीं है। जो भी इस परिवार ने कमाया है, प्यार पैसा सब कुछ, वो इसी इंडस्ट्री से कमाया है। तो इस इंडस्ट्री से प्यार तो पूरे कौशल परिवार को है, पर आपके कारण सही होने चाहिए, आपके कारण डिल्यूजन नहीं होने चाहिए। जो भी है, पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है सनी के लिए। मतलब अब उसको जब जाके मौके मिल रहे हैं तो हमें बड़ा एज अ परिवार जो हमें खुशी मिलती है। और प्लस अब शिद्दत के बाद काफ़ी लोगों के मैसेजेस और फोन्स आए कि उनको सनी का काम बहुत अच्छा लगा है, तो हमें वो पढ़ के तो मतलब कभी मुझे मेरे रिव्यू पे इतनी खुशी नहीं मिली थी जितना कोई सनी के बारे में मैसेज कर दे तो मुझे खुशी मिलती है। कल नसीर साहब का मैसेज मुझे आया कि सनी का काम देखा शिद्दत में और बहुत अच्छा लगा, तो मैं तो उछल रहा था यहाँ पर। और मैंने सनी को फिर वो मैसेज भेजा तो ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। पापा मम्मी सबको वो मैसेज भेजा तो सब खुश थे। तो बहुत खुशी होती है, ये धीरे धीरे एक एक कदम जो ऊपर वाला मेहरबान हो रहा है, तो बहुत अच्छा भी लगता है और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता रहता है कि हाँ, कुछ भी अचानक से नहीं मिल गया हमें धीरे धीरे एक एक कदम के साथ ही मिला है। ये कंप्लीटली आप पे है, इस पे मैं कोई टिप्पणी दे ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अपना काम सिर्फ एक्टिंग का कर रहा हूँ। बाकी क्या फिल्म मुझे किस तरीके का लेबल देगी वो सब ऑडियंस पे है, वो आप पे है। मेरा काम है बस यहाँ पे ब्लाइंडर्स ऑन रख के बस काम करते जाना। आई थिंक बहुत ऑर्गेनिक रही है मैम। कुछ चीज़ें मेरे भी देखे हुए सपनों से बहुत बड़ी हुई है। जैसे कुछ जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जिन फिल्म मेकर्स के साथ काम करने का मौका मिला, मैं खुद हैरान होता था कि यार ये मौके मेरी तरफ आ रहे हैं। तो गॉड हैज़ बीन रियली काइंड। और हर फिल्म के साथ ये खुद के लिए भी प्रूव होता गया कि यार मेहनत का फल मीठा होता है, तो मेहनत करता जा, सिर झुका के बस आगे बढ़ते जा और फोकस कभी मत छोड़ना। तो बड़ा
बड़ी अच्छी जर्नी रही है, बहुत बहुत सचमुच कोई मुझे 6 साल पहले अगर एक ब्लैंक पेपर भी देता ना कि लिख दे कि तू तेरे 6 साल कैसे जाएंगे, तो शायद मैं इतनी खूबसूरती से नहीं लिख पाता। तो ऊपर वाला सच में बहुत मेहरबान है। अभी तो मैम रुकी हुई है अभी, क्योंकि वो कोविड के समय में तो वो पिक्चरें बनना बहुत ही मुश्किल है, वो लॉजिस्टिकली बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक वील हैव टू वेट फॉर अ टाइम जहाँ पे इंटरनेशनली ट्रैवल करके शूट करना पॉसिबल होगा। एक 300-350 लोगों की यूनिट के साथ शूट करना पॉसिबल होगा, और बहुत सारी और लॉजिस्टिकली नाइटमेयर्स हैं। तो ये समय ठीक नहीं है उतने बजट की, उतने स्केल की पिक्चर को बनाना। तो होपफुली जल्द ही चीजें नॉर्मल हो तो फिर से उन्हें रिवाइव किया जाएगा। आपको वो दिखी? मुझे ऐसा लगा। अरे वाह, तो आई फील वेरी हैप्पी बिकॉज उनकी दोस्ती तो मतलब वो ऐसे थे कि जैसे बचपन के यार हों, यू नो। तो वो बिल्कुल अलग लेवल की थी, और यहाँ पे हमारी शुरुआत हुई है। और कहीं ना कहीं मतलब मैं तो बिल्कुल मानता हूँ कि हम एक किसी नोट पे तो हम बिल्कुल मिलते हैं एक दूसरे के साथ, और हमारी सोच मिलती है, और काम कर तो यही फील आया है। और मेरे लिए तो हमेशा मेरी खुशकिस्मती होगी कि अगर सुजीता मुझे फिर से अपनी किसी दुनिया में डालना चाहे।